Assalamu alaikum, Dr. Afshin Akbar here, Associate Professor Physiology. Today we are going to start our third chapter, Dietrum, Genetics. इसमें हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल फैक्टर्स, मल्टीपल मैकेनिज्म, हाउ डीएनए फॉर्म्स प्रोटीन्स और मैसेंजर आरएनए एंड फ्रॉम डिफरेंट प्रोसेसेस। अच्छा जी, हमारा जो सबसे पहले इसमें जो जेनेटिक्स में हमने सबसे पहले चीज़ डिस्कस करनी है, दिस इज डीएनए, न्यूक्लियस, जीन, क्रोमोसोम्स एंड प्रोटीन्स। जेनेटिक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं इन डिफरेंट सेंटेंसेस, वी आर यूजिंग डीएनए, न्यूक्लियस, जीन, क्रोमोसोम एंड प्रोटीन्स। न्यूक्लियस में जो है वो क्या मौजूद होते हैं? क्रोमोसोम्स। दे आर मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसे हम डीएनए भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है सेक्शन ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ प्रोटीन इज कॉल्ड जीन। डीएनए का एक ऐसा सेक्शन जिसके ऊपर कोड लगे हुए हैं फॉर प्रोटीन, उसे हम कहते हैं ये जीन है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, और न्यूक्लियस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये डीएनए मौजूद है। जैसे ही डीएनए के जो डबल स्ट्रैंड होता है डीएनए, और जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, तो होता क्या है इसके अंदर कि जो डीएनए है उसके थ्रू प्रोसेस, जो सबसे पहला स्टेप है प्रोटीन फॉर्मेशन का, सबसे पहले डीएनए ट्रांसक्रिप्शन कराती है। दैट मींस दिस डीएनए विल ट्राई टू मेक सम आरएनए। ठीक है, अब ये जब डीएनए आरएनए बना देता है ना, इसे हम कहते हैं ये मैसेंजर आरएनए इसने बनाया है। ठीक है, ये मैसेंजर आरएनए कुछ स्टेप्स से गुजरने के बाद यहाँ से न्यूक्लियस से निकल जाता है बाहर की तरफ इनटू साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में फिर ये मुख्तलिफ प्रोसेसेस से गुजरता है, और यहाँ पर उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। ठीक है, उसके बाद वो फाइनल ये प्रोटीन बनाता है। अब ये जो प्रोटीन बन रही है, इसका काम क्या है? ये सेल ग्रोथ करवा रही है, ये रिसेप्टर्स बना रही है, ये सेल मेम्ब्रेन को हेल्प आउट कर रही है, इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन और एंड सो ऑन। जितनी भी सेल की मशीनरी है उसको प्रोटीन चाहिए, और ये प्रोटीन बनेगी कहाँ से? ये न्यूक्लियस से प्रोसेस स्टार्ट होगा। नंबर 1 ट्रांसक्रिप्शन, एंड फ्रॉम दिस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस मैसेंजर आरएनए इज फॉर्म। दिस मैसेंजर आरएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू एन साइटोप्लाज्म। ठीक है, और साइटोप्लाज्म में फिर ये मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजर के, जिसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन के प्रोसेस से गुजरेगी, और फाइनल इसने प्रोटीन बना लिया। अब जब ये प्रोटीन बन जाएगी साइटोप्लाज्म के अंदर, उसके बाद ये प्रोटीन जो है वो ट्रांसफर होती रहेगी डिफरेंट जगहों पे जहाँ पे इसकी जरूरत होगी। आप साथ में यहाँ पे ये डायग्राम देखेंगे, जीन आपको नजर आ रही है, डीएनए। ठीक है, डीएनए के एक स्पेसिफिक स्पेस के ऊपर, एक जगह के ऊपर जहाँ पे कोड्स बने हुए फॉर प्रोटीन, दिस इज कॉल्ड जीन। ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगा, ये आरएनए बनाएगा, आरएनए के बाद ट्रांसलेशन होगी, एंड फाइनली प्रोटीन फॉर्मेशन होगी। अब ये प्रोटीन का काम कर रही है, रिपीट कर रही हूँ, सेल स्ट्रक्चर बना रही है, सेल के फंक्शन प्रोवाइड कर रही है, सेल के एंजाइम्स बना रही है, और फिर बहुत सारे काम। ठीक है, डीएनए कंटेन्स जीन्स, अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस। ठीक है, डीएनए जो है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद है, हम देखेंगे उसके पास जीन्स हैं, बहुत सारे सीक्वेंस हैं, उसके पास बहुत सारे कोड्स मौजूद हैं न्यूक्लियोटाइड बेसिस के। दीज जीन्स कोड फॉर पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स, और वो जो जीन्स हैं उनके ऊपर पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन के जो है वो कोड्स मौजूद हैं। प्रोटीन आर यूज्ड टू बिल्ड द सेल एंड डू मच ऑफ द वर्क इनसाइड द सेल। ये बात मैं अभी बता चुकी हूँ मैं आपको कि वो स्ट्रक्चर बना रही है, वो चैनल्स बना रही है, वो हर तरह की प्रोटीन के लिए जो है वो हेल्प आउट कर रही है, और एंजाइम्स बना रही है, और जितनी भी सेल के इनसाइड काम चल रहा है उसके लिए ये प्रोटीन चाहिए। और ये कहाँ से आएगी? ये डीएनए के पास जो जीन्स हैं उनके पास न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं, और उन न्यूक्लियोटाइड बेसिस और जीन के पास कोड्स हैं उन प्रोटीन्स के लिए, ताकि वो मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजर के वो ये प्रोटीन्स बना सकें। Genes and proteins. Proteins are made up of amino acid linkage together by a polypeptide bond. अब अमाइनो एसिड की जो चेन्स होती हैं ना, ये चेन्स किस तरह से बनती हैं? ये पॉलीपेप्टाइड होती है, या हम कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड की चेन्स आर कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड जो है वो अमाइनो एसिड बनाएंगे, अमाइनो एसिड जो है वो फाइनली प्रोटीन बना रहा है। ठीक है, 20 तरह के डिफरेंट अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, कि अमाइनो एसिड की जो चेन्स आपस में बनेंगी वो पॉलीपेप्टाइड्स कहलाएंगे, और फाइनली इन अमाइनो एसिड ने जो है वो प्रोटीन बनानी होती है।
DNA is a genetic material. DNA में located with the 23 pairs of chromosome in the nucleus. और DNA के दो main function है. आपसे पूछा जा सकता है जी what are the functions of DNA? तो DNA can perform a reproduction, reproduce itself when cell divides, and it can transmit the information transmission via protein synthesis. ठीक है, ये दो मेन काम कर रहा है, एक रिप्रोडक्शन, एक अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और जब सेल डिवाइड हो रहा है उसके अलावा इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन कर रहा है, इंफॉर्मेशन आगे की तरफ भेज रहा है, और किस तरह, बाय प्रोटीन सिंथेसिस। DNA begins to process. DNA is found inside the nucleus. बड़ी कॉमन सी बात है, हमें पता है इस बात का, ठीक है जी। DNA न्यूक्लियस के अंदर होता है। Proteins, however, made in the cytoplasm of cell by organelles called ribosomes. लेकिन प्रोटीन्स कहाँ बन रही हैं? ये बन रही हैं राइबोसोम्स के थ्रू इनसाइड द साइटोप्लाज्म। अब जाहिर है हमने डिस्कस किया कि जिन न्यूक्लियस के अंदर मैसेंजर आरएनए बनता है वो कुछ प्रोसेस से गुजरने के बाद चला जाता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में कुछ प्रोसेस से गुजरने के बाद जो है वो प्रोटीन बनती है। सो फाइनल जो प्रोटीन की फॉर्मेशन की जो जगह है वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स में बी फ्री इन द साइटोसोल और समटाइम अटैच इन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने कल डिस्कस किया था कि आरईआर और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है वो राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है। सो या तो राइबोसोम फ्री साइटोप्लाज्म में भी मौजूद होते हैं और या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मौजूद होते हैं। स्टार्टिंग करते हैं विद द डीएनए। डीएनए कोड मस्ट बी कॉपीड एंड टेकन टू द साइटोसोल। डीएनए के ऊपर जो कोड होता है ना वो कॉपी होता है। मैं ये आपको एक बिल्कुल ही इस एक स्लाइड के अंदर एक ब्रीफ सा बता रही हूँ, फिर इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में भी डिस्कस कर लेंगे। डीएनए का कॉपी होता है कोड, ठीक है, और उसके बाद वो साइटोसोल में चला जाता है। साइटोप्लाज्म में या साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में ये कोड जो है ना वो रीड किया जाता है, मस्ट बी रीड, सो अमाइनो एसिड कैन बी असेंबल्ड टू मेक द पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में इसको रीड करके और उसके बाद जो पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं या जो अमाइनो एसिड्स होती हैं ये असेंबल होती हैं, अमाइनो एसिड असेंबल होंगी, पॉलीपेप्टाइड बनाएंगी, मतलब प्रोटीन बनाएंगी, और फाइनल जो प्रोसेस जो कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस हो गई। अब ये सारे कोड क्या हैं, किस तरह से साइटोप्लाज्म में रीड हुए, इनको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। आरएनए एंड डीएनए, उनका रोल क्या है? डीएनए इज द मास्टर प्लान एंड आरएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द मास्टर प्लान। सबसे पहले मास्टर प्लान कहाँ से आ जाता है? डीएनए दे देता है कि जी ये मास्टर प्लान है, इस तरह से हमने जो है वो प्रोटीन बनानी है। आरएनए उसको रीड करता है, उसका ब्लूप्रिंट बनाता है उस मास्टर प्लान का, और फाइनली प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा। डीएनए के जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हैं, फॉस्फोरिक एसिड है, शुगर है, डीऑक्सीराइबोज हैं, 4 नाइट्रोजनस बेसेस हैं। हम डीएनए की बात कर रहे हैं। 2 प्यूरीन्स हैं एंड 2 पिरिमिडीन्स हैं, ठीक है। जो प्यूरीन्स है उसमें एडेनाइन है, ग्वानिन आता है। जो 2 पिरिमिडीन्स हैं उसमें थायमिन एंड साइटोसिन है, ठीक है। थायमिन को याद रखिए क्योंकि हम आगे डिस्कस करेंगे, आरएनए में ये यूरेसिल में कन्वर्ट हो जाती है। सो 2 प्यूरीन्स एंड 2 पिरिमिडीन्स एंड फॉस्फोरिक एसिड, शुगर, डीऑक्सीराइबोज और जो 4 नाइट्रोजनस बेसेस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन होती है। सबसे पहला जो स्टेज है ना फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन। हम यहाँ पे देखेंगे फॉस्फोरिक एसिड है, डीऑक्सीराइबोज है, ये हमें बेसिस नजर आ रही है। एडेनिन है, ग्वानिन है, थायमिन है और साइटोसिन है। सो एडेनिन एंड ग्वानिन आर प्यूरिन्स एंड द थायमिन एंड साइटोसिन आर पिरिमिडिन्स, ठीक है। यहाँ पे डी ऑक्सी एडेनाइल एसिड है, ये थायमिडिक है और ग्वानिलिक है और सिस्टिडालिक एसिड है, ठीक है। ये वही प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स। डबल स्ट्रैंड होता है डीएनए, ठीक है। डीएनए में क्या होता है? डबल स्ट्रैंड होता है। और उसके बाद
अच्छा जी, मैं रिपीट कर रही हूँ, ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था आवाज का। अच्छा जी, ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंड डीएनए, राइट, और डबल स्ट्रैंड डीएनए, जबकि हम आरएनए को देख रहे हैं, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, ठीक है। लेकिन हम फाइनली देखते ये हैं कि जब आरएनए डीएनए जो है वो जो डबल स्ट्रैंड है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड डीएनए और आरएनए, ये बेसिकली डीएनए और आरएनए के अंदर जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड की, वो बेसिकली बताती है कि स्पेसिफिकली अमीनो एसिड की सीक्वेंस ऐसी होनी चाहिए और इस सीक्वेंस के साथ प्रोटीन की सिंथेसिस ही होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें डीएनए स्ट्रैंड नजर आ रहा है और डीएनए के स्ट्रैंड के साथ हम देख रहे हैं ये आरएनए बन रहा है, विच इज मैसेंजर आरएनए, ठीक है। डीएनए के स्ट्रैंड के पास ही यहाँ पे हम देखेंगे कि एक एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। इसका रोल आगे हम डिस्कस करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा कि डीएनए के स्ट्रैंड के एक स्पेसिफिक एरिया के पास ये एक एंजाइम आके वहाँ पे अटैच होता है और फाइनली ये एंजाइम जो है वो मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करेगा। Codon and anticodon. Codon, a sequence of 3 nucleotides on messenger RNA that encode a specific amino acid. Codon हम किसको कह रहे हैं कि सीक्वेंस है 3 न्यूक्लियोटाइड्स का ऑन मैसेंजर आरएनए। डीएनए के साथ जब जाके मैसेंजर आरएनए बनना शुरू होता है तो उस मैसेंजर आरएनए के ऊपर 3 न्यूक्लियोटाइड्स जो है उसकी सीक्वेंस होती है स्पेसिफिक अमीनो एसिड की। और एंटीकोडोन क्या है? सीक्वेंस है 3 न्यूक्लियोटाइड ऑन ट्रांसफर आरएनए। हम आगे देखेंगे कि मैसेंजर जो आरएनए उसके टाइप्स हैं, एक मैसेंजर आरएनए है, एक ट्रांसफर आरएनए है, एक आरएनए है मतलब राइबोसोमल आरएनए, और एक जो है वो माइक्रो आरएनए के नाम से आ जाता है। सो हियर वी कैन सी अगर मैसेंजर आरएनए के ऊपर 3 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है फॉर दैट इनकोड्स एन स्पेसिफिक अमीनो एसिड, दिस इज कॉल्ड एज कोडोन। सिमिलरली 3 सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड अगर ट्रांसफर आरएनए पे हैं that is complementary to the 3 nucleotide in the corresponding codon on messenger RNA, वो उसके एंटी कोडोन्स होते हैं, ठीक है। ये जो कोड है ना, ये अपनी एक सीक्वेंस देगा मैसेंजर आरएनए पे, जी मेरा ये कोड है, तो ट्रांसफर आरएनए उसके साथ आकर जब बाइंड करता है ना कि जी ये इसका एंटी कोडोन है, ये आपस में मिल जाता है और फाइनली इन्होंने आगे प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती है, ठीक है। सो कोडोन का मतलब है मैसेंजर आरएनए पे 3 सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट इनकोड द स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स, एंड सिमिलरली एंटी कोडोन्स पे उसके वाइस वर्सा हो जाता है। कॉन्सिक्वेंसेस सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन ट्रांसफर आरएनए वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है टू द न्यूक्लियोटाइड इन द करस्पॉन्डिंग कोडोन ऑन मैसेंजर आरएनए, ठीक है। जेनेटिक कोड क्या होता है? अ कोडोन डेजिग्नेट ऑन अमीनो एसिड, ठीक है। एंड अमीनो एसिड में हैव मोर देन वन कोड, ठीक है। अब क्योंकि होता है कि 20 अमीनो एसिड्स हैं, सो वी हैव 64 पॉसिबल कोडोन्स, ठीक है। किसी भी कोडोन जो होता है ना वो अमीनो एसिड की सीक्वेंस को बता रहा होता है कि इस अमीनो एसिड की ये सीक्वेंस है और इससे इतनी स्पेसिफिकली ये प्रोटीन बनेगी। अमीनो एसिड के एक से ज्यादा भी कोडोन्स हो सकते हैं, सो वी हैव 20 अमीनो एसिड्स टोटली। सो हमारे पास जो पॉसिबल कोडोन्स बनते हैं वो 64 है। तो सम कोडोन्स टेल द राइबोसोम्स टू स्टॉप ट्रांसलेटिंग, कुछ कोडोन्स ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि जी यहाँ पे अब इतनी प्रोटीन बनाना बंद कर दें, ट्रांसलेट बंद कर दें, और कुछ कोडोन्स ऐसे होते हैं जो कि इनिशिएट कराते हैं कि जी यहाँ पे ये इनिशिएट होनी चाहिए प्रोटीन सिंथेसिस। द कोड इज रीड 3 लेटर एट अ टाइम। जो कोड होता है ना, यहाँ पे इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है जैसे सिस्टीडीन, एडेनिन, एडेनिन, ठीक है। फिर ये एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिसिन। अब आप देखेंगे ये तीन जो आप देखेंगे जो लेटर्स है ना इसके अंदर आते हैं, 3 बेसिस, ये बेसिकली एक कोड बनाते हैं, ठीक है। सो ईच 3 लेटर वर्ड इज कॉल्ड एज कोडोन एंड ईच कोडोन करस्पॉन्ड टू एन अमीनो एसिड दैट कैन बी एडेड टू द पॉलीपेप्टाइड। ये बेसिकली फाइनली हम ये बताते क्या है कि ये सीक्वेंस रहेगी, ये कोड होगा, इस एंटी कोडोन के साथ मिलेगा तो उसने ये प्रोटीन बनानी है, ठीक है। आरएनए कोडोन्स होते हैं बेसिकली, इनको याद रखना है। सीसीजी है, एक यूसीयू है और जीएए है। 3 आरएनए के कोडोन्स होते हैं, जिसे हम प्रोलीन कहते हैं, ठीक है, सीसीजी को, ठीक है। सिस्टीडीन आ जाता है इसके अंदर, सिस्टीडीन है, गुआनिसिन है, फिर ये यूरेसिल आ जाता है और ये सिस्टीडीन, फिर यूरेसिल, फिर गुआनिडीन, एए। सो सिमिलरली ये प्रोलीन, सीडीन, ग्लूटामिक एसिड, ये 3 तरह के कोड्स आते हैं जो कि आरएनए अपनी कोड्स आगे देती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन।
आरएनए को हम डिस्कस करते हैं। आरएनए डिफर्स फ्रॉम डीएनए। कैसे? आरएनए हैज एन शुगर राइबोस, जबकि डीएनए के अंदर हमने क्या देखा है? डीऑक्सीराइबोस। ठीक है। अदर डिफरेंस मैं पहले एक सेंटेंस में बताया था, अब उस चीज को डिटेल कर रही हूँ कि आरएनए कंटेन्स द बेस यूरेसिल, डीएनए के पास थायमिन होता है। तो आरएनए मॉलिक्यूल इज सिंगल स्ट्रैंडेड, जबकि डीएनए जो वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह से हो रही है? एंजाइम कंट्रोल ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। एंजाइम्स जो होते हैं ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, वो बेसिकली एंजाइम कर रहे होते हैं, उनको कंट्रोल एंजाइम्स करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को। ठीक है। और एंजाइम किस चीज से बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं। ठीक है। सो डीएनए हैज इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, देयरफॉर डीएनए कंट्रोल सेल्स एंड प्रोवाइड वर्कर्स विद इंस्ट्रक्शंस। अब होता है क्या, डीएनए जो है वो कहता है, इंस्ट्रक्शंस देता है कि जी प्रोटीन बनाएं आप। सो डीएनए जो है ना उस सेल को कंट्रोल कर रहा है, जैसे हम कहते हैं कि वो मास्टर प्लान वो देना शुरू कर देता है, और उसके साथ साथ ये वर्कर्स भी प्रोवाइड करता है विद इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। सो आरएनए इज द वर्कर्स। आरएनए किससे वो काम करा रहा है कि जी आप उसके वर्कर, आरएनए उसका वर्कर है एंड वर्कर फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस एंड टेक इंस्ट्रक्शंस। इतनी बात समझ आ गई कि जो डीएनए है वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है फॉर मेकिंग अ प्रोटीन्स, देयरफॉर डीएनए कंट्रोल द सेल्स। और उसने अपने पास काम वाले कौन से रखे हुए हैं? काम वाली मासी कौन सी है इसकी? ये इसकी काम वाली मासी है आरएनए। और आरएनए इसका जो वर्कर है, उसने क्या काम करना है? इसने प्रोटीन सिंथेसिस करनी है एंड टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम डीएनए। राइट। ये बहुत सिंपली करके आपको समझा रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि कंट्रोल कौन कर रहा है। सो आरएनए के अंदर हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, जिपर, जिप की तरह होता है, जैसे जिप बंद हो जाती है, दो स्ट्रैंड होता है। आरएनए जो होता है वो सिंगल हेलिक्स होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है उसका, एंड वन साइड ऑफ द जिप इज देयर। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन में। मैसेंजर आरएनए की हम बात करते हैं। मैसेंजर आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड, ये मैसेंजर आरएनए आ रहा है, formed on a single strand of DNA by the process of transcription in the nucleus. मैसेंजर आरएनए कैसे बन रहा है कि इनसाइड द सेल, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के साथ मिलके वहां से मैसेंजर आरएनए की एक सिंगल स्ट्रैंड बनती हुई निकल रही है। ये डीएनए इसको जो है वो एक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ मैसेंजर आरएनए की बना के बाहर न्यूक्लियस में भेजता जाएगा, और न्यूक्लियस से ये बाहर चल जाएगा। और जो प्रोसेस है जिसमें मैसेंजर आरएनए बन रहा है फ्रॉम डीएनए, तो ये क्या है? इसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। Formed on a single strand of DNA by the process of transcription in the nucleus. ठीक है, ये क्या बनाएगा? मैसेंजर आरएनए। चार तरह के आरएनए: मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और माइक्रो आरएनए, जिसे हम एमआईआरएनए कहते हैं। जो मैसेंजर आरएनए वो कॉपीज हैं डीएनए कोड एंड कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू द राइबोसोम। अब डीएनए क्या करता है? अपनी दोनों स्ट्रैंड्स में से एक स्ट्रैंड निकालता हुआ, बनाता हुआ मैसेंजर आरएनए विद जेनेटिक इंफॉर्मेशन भेजता है फॉर राइबोसोम्स। इसने तो ये फिलहाल न्यूक्लियस में भेज दिया है माइक्रो मैसेंजर आरएनए को, वहां से वो निकल के बाहर जब जाएगा तो राइबोसोम के साथ जाके मिलेगा। ट्रांसफर आरएनए जो होता है ना, वो कहाँ पर होता है? ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? वो एक्टिवेट करता है अमाइनो एसिड्स को टू द राइबोसोम्स वेयर प्रोटीन्स आर सिंथेसिस। अब ट्रांसफर आरएनए क्या करता है कि वो राइबोसोम्स के जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको एक्टिवेट करता है आगे जाके, और वो प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प आउट कर रहा है। राइबोसोमल आरएनए खुद क्या करता है? अलोंग विद द 75 प्रोटीन मेक अप द राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए का भी एक फंक्शन है कि वो और 75 प्रोटीनों के साथ मिलके राइबोसोम को खुद को भी बनाता है। भाई देखो, राइबोसोम ऑर्गेनेलीज ये सारी चीजें किस चीज की बनी हुई है? प्रोटीन्स की बनी हुई है। तो ये जो प्रोटीन डीएनए बना के आगे भेज रहा है, मैसेंजर आरएनए भेज रहा है, मैसेंजर आरएनए फाइनली प्रोटीन्स बनानी, तो उन्होंने क्या क्या चीजें बनानी है? सेल का काम करना है, सेल की दीवारें बनानी है, उसके ऑर्गेनेलीज जो टूट फूट के शिकार हो रहे हैं उनको बना रहे हैं। तो ये सारे प्रोटीन जो है उसी में काम आएंगे। माइक्रो आरएनए 21 to 23 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, रेगुलेट्स द जीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ये माइक्रो आरएनए
21 से 23 न्यूक्लियोटाइड के साथ हैं। ये जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन भी करवा रहे हैं, ट्रांसलेशन में भी जो हेल्प आउट कर रहे हैं, जीन को रेगुलेट कर रहे हैं। ठीक है, मैसेंजर आरएनए क्या कर रहा है, डीएनए की कॉपीज उठा उठा के जेनेटिक इन्फॉर्मेशन राइबोसोम के पास भेज रहा है। ट्रांसफर आरएनए क्या कर रहा है, वो राइबोसोम के पास जो अमीनो एसिड्स हैं उनको एक्टिवेट करके प्रोटीन बनवा रहा है। और राइबोसोमल आरएनए खुद और 75 प्रोटीनों के साथ मिलकर खुद राइबोसोम को बना रहा है। माइक्रो आरएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स के साथ और के साथ मिलकर इतने न्यूक्लियोटाइड के साथ वो जीन की ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को रेगुलेशन करवा रहा है, उसको हेल्प आउट कर रहा है वहाँ। ठीक है, कमिंग बैक टूवर्ड्स द मैसेंजर आरएनए, लॉन्ग स्ट्रेट चेन न्यूक्लियोटाइड की होती है। ये न्यूक्लियस के अंदर बन रही है। दीज आर द कॉपीज ऑफ डीएनए एंड लीव्स थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स। ये फिर न्यूक्लियस से बाहर की तरफ निकलना शुरू कर देती है जैसे ही बनती हैं। ठीक है, इनके पास नाइट्रोजन बेसेस होती हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। सो देयर इज नो थाइमिन, सो नो टी। ठीक है, ये बात समझ आ गई, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन। मैसेंजर आरएनए कैरीज इन्फॉर्मेशन फॉर अ स्पेसिफिक प्रोटीन, क्योंकि ये डीएनए ने उसको बना के भेजा है, मेड अप ऑफ 100 और 1000 न्यूक्लियोटाइड अनपेयर्ड स्ट्रेन्स, सीक्वेंस ऑफ 3 बेसिस कॉल्ड कोडोन। इनके पास क्या होता है, कोडोन होता है, एयूजी वाला होगा, मैथ्योनीन, और स्टार्ट कोडोन होता है ये, या जिसे हम कहते हैं चेन इनिशिएटिंग होता है, सीआई। ठीक है, जो AUG होता है ना, जब भी किसी भी स्ट्रैंड के अंदर, किसी भी सीक्वेंस के अंदर AUG आगे लगेगा, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं कि ये स्टार्ट कोडोन होता है या ये चेन इनिशिएटिंग होता है। ठीक है, उसके अलावा जहाँ भी आके इसी सीक्वेंस में यूरेसिल एडेनिन एडेनिन, ये यूरेसिल एडेनिन ग्वानिन और यूरेसिल ग्वानिन और एडेनिन लगेगा, इसे हम स्टॉप कोडोन कहते हैं। किसी भी सीक्वेंस में तीनों में से कोई भी आके लगेगा तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन बनना स्टॉप हो जाएगी और चेन टर्मिनेट हो जाएगी। चेन वहाँ से बन के एक छोटी सी जितनी प्रोटीन बनाने की बना के आगे भेज देगी। ठीक है, सो मैसेंजर आरएनए के पास क्या होता है, कोड होते हैं। उन कोडों में हम देखेंगे कोड्स में AUGA वो स्टार्ट करता है, UAA, UAG और UGA जो है वो स्टॉप कोड होते हैं। ठीक है, उसके बाद राइबोसोमल आरएनए के पास आ जाते हैं। राइबोसोमल आरएनए जो सिंगल स्ट्रैंड होता है, ये 100 और 3000 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है, इतने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इसके बाद 60% राइबोसोम और 40% स्ट्रक्चरल एंजाइम्स इस राइबोसोमल आरएनए के थ्रू बनते हैं। ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही जो मेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, उसी के अंदर ही राइबोसोमल आरएनए भी बन जाता है और ये एसोसिएट करता है विद प्रोटीन्स टू फॉर्म राइबोसोम। और ये कुछ और जो हमने कहा ना 75 प्रोटीनों के साथ मिलके फिर ये राइबोसोम बनाना शुरू कर देता है। सो ये जो राइबोसोमल आरएनए है ना, ये भी कहाँ पे बन गया है, मेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल के अंदर बना। 60% राइबोसोम और 40% ये स्ट्रक्चर्स और बाकी के एंजाइम्स बनाएगा। फिर जब ये राइबोसोमल आरएनए खुद बन जाता है तो ये और प्रोटीन्स के साथ मिलके राइबोसोम की खुद की अपना घर भी बनाएगा कि राइबोसोम खुद भी बना हुआ। ये बेसिकली साइट ऑफ सिंथेसिस है प्रोटीन की एंड फंक्शंस अलोंग विद अदर आरएनए। ठीक है, क्यों ये आरएनए है, क्योंकि राइबोसोम्स को बना रहा है, स्ट्रक्चर भी बना रहा है, एंजाइम भी बना रहा है, तो ये बाकी के आरएनए के साथ मिलके काम करता है। अब हम देखते हैं कि कोडोन और एंटी कोडोन किस तरह से काम करते हैं। हमने ये बात की थी कि देयर आर 3 बेसिस, the 3 bases of an anticodon are complementary to the 3 bases of a codon। ठीक है, हम नीचे यहाँ पे इस डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे कोडोन लिखा हुआ है, ये 3 है यहाँ पे, ठीक है ना, ACU लिखा हुआ है, फिर इसका एंटी कोडोन आ जाता है। ये ट्रांसफर आरएनए जैसे ये बाहर निकलता है तो ट्रांसफर आरएनए अपने एंटी कोडोन के साथ आके बाइंड करता है। जैसे ही कोडोन के साथ एंटी कोडोन मिलेगा आके तो अमाइनो एसिड की चेन बनना शुरू हो जाएगी। समझ आ रही है ये? एग्जाम्पल क्या है इसकी, कोडोन ACU और उसके साथ एंटी कोडोन आके कौन सा लगा, UGA आके लगा थ्रू ट्रांसफर आरएनए। और ये मैसेंजर आरएनए के पास कोड था, ट्रांसफर आरएनए के पास एंटी कोडोन था। जैसे ही मैसेंजर आरएनए ने अपने कोड्स बाहर शो कर दिए, ट्रांसफर आरएनए ने अपने एंटी कोडोन के साथ बाइंड कर दिए और अमाइनो एसिड की चेन बनना शुरू हो गई। अब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में को हम और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पाथवे फॉर द मेकिंग ऑफ प्रोटीन्स, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना, मैसेंजर आरएनए के बाद ट्रांसफर आरएनए राइबोसोम्स के पास, और फिर उन्होंने फाइनली जो है वो प्रोटीन बनाना शुरू कर दी। ठीक है, मैसेंजर आरएनए के पास क्या था, कोडोन था, ट्रांसफर आरएनए के पास क्या था, एंटी कोडोन्स था, तो उन्होंने फाइनली मिलकर क्या बनाई, अमाइनो एसिड चेन्स और उसे प्रोटीन्स। The
प्रोडक्शन और सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स और प्रोटीन्स, टू फेजेस होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन भी ट्रांसलेशन भी। मैसेंजर आरएनए मस्ट बी प्रोसेस्ड बिफोर इट लीव्स द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। अब हम बात करें जो मैसेंजर आरएनए था, जो हमने कहा कि डीएनए ने बना बना के बाहर भेजा, उससे पहले वो प्रोसेस होता है न्यूक्लियस के अंदर यूकैरियोटिक सेल्स। किस तरह से होता है हम देखते हैं कि डीएनए ने आरएनए बनाया, आरएनए से प्रोटीन बन गया, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस है। डीएनए ने क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन के जरिए मैसेंजर आरएनए बनाया। मैसेंजर आरएनए उस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में 2 स्टेप से गुजरता है। पहले प्री मैसेंजर आरएनए बनाता है, फिर ये मैच्योर मैसेंजर आरएनए बनाता है। फाइनली मैच्योर मैसेंजर आरएनए बन के जब न्यूक्लियस के पोर्स में से बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में आता है, वो राइबोसोम्स के साथ आके अटैच हो जाता है। जब ये राइबोसोम के साथ अटैच होना शुरू हो जाता है, तो वहां से फिर ये प्रोटीन सिंथेसिस जो इसकी स्टार्ट हो जाती है। ट्रांसक्रिप्शन में हम देखेंगे द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग द सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, द टेम्पलेट स्ट्रैंड। मैसेंजर आरएनए उसको कॉपी करता है टेम्पलेट स्ट्रैंड को एंड रिक्वायर द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। अब ये क्या करता है कि डीएनए कहता है कि जनाब मैंने जब एक मैसेंजर आरएनए की कॉपी भेजनी है आगे, तो उसको लिए रिक्वायरमेंट है कि जब तक वहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज नहीं होगा, तो वहाँ पर ये कॉपी स्ट्रैंड बन के मैसेंजर आरएनए की बाहर नहीं आएगी। सो here they need what RNA polymerase, ठीक है। हम आगे देखते हैं, ये डीएनए के डबल स्ट्रैंड बना हुआ है, यहाँ से ये क्या बन के निकल रहा है, मैसेंजर आरएनए बना रहा है, ठीक है। और इस ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोड्यूस हो रही है इसमें मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और आरआरएनए बन रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके अंदर, here we are, इस डायग्राम में आप देखिएगा ये डीएनए की जो डबल स्ट्रैंड है, ठीक है, यहाँ पे एक एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जब आके बाइंड होता है एज प्रोमोटर, एक ऐसी सीक्वेंस ऑफ एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड पे आके जब ये अटैच होना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर इनिशिएशन साइट भी इसे हम कहते हैं। जैसे ये एक प्रोमोटर सीक्वेंस एरिया है इसका, यहाँ पे ये इनिशिएट कर रहा है आके कि जिससे मैसेंजर आरएनए बनाना है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज ये एंजाइम जैसे ही आके यहाँ पर बाइंड होता है, यहाँ पे आके अटैच होता है डीएनए की स्ट्रैंड के साथ इनिशिएटिंग साइट के पास, तो ये क्या करता है, ये अनविंड करता है डीएनए को खोलता है, बिल्कुल ऐसे खोलना शुरू कर देता है। उस खोल के जैसे ये अनविंड होना शुरू हो जाता है, यहीं से हम देखेंगे कि इस अनविंड वाले एरिया में यहाँ पे हम देखेंगे मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है डीएनए के साथ एंड सेपरेट द डीएनए स्ट्रैंड। अब ट्रांसक्रिप्शन में इससे पिछली डायग्राम हमने क्या देखा था, आरएनए पॉलीमरेज आके इसके साथ बाइंड हुआ और इसने इसका जो स्ट्रैंड, जो डबल स्ट्रैंड था, डबल हेलिकल था, इसको खोलना शुरू कर दिया, ठीक है। उसको अनवाइंड कर सेपरेट करता है डीएनए के स्ट्रैंड को। आरएनए पॉलीमरेज उसके बाद जो है देन यूजेस वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एज अ टेम्पलेट टू असेंबल द न्यूक्लियोटाइड इनटू एन आरएनए। अब क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज आया, डीएनए की सीक्वेंस के साथ लगा, उसने इसको अनवेंड किया डीएनए को और उसको अलग किया और उसके बाद इनिशिएट कर दी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। इसमें पॉलीमरेज क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, ये एक स्ट्रैंड को, इस स्ट्रैंड को यूज करेगा, ठीक है, इस एक स्ट्रैंड को यूज करेगा और वो टेम्पलेट एक बनाएगा उसका, और वो न्यूक्लियोटाइड जो है आरएनए के उसको असेंबल करना शुरू कर देगा, ठीक है। Promoters are regions on DNA that show where RNA polymerase must bind to begin the transcription of RNA. So ऐसी साइट जहाँ पे आके RNA polymerase अटैच होता है DNA के अंदर, उस साइट को, उस जगह को प्रोमोटर्स कहते हैं, ठीक है। Specific base sequence act as a signal to stop, which is called the termination signals. तो होता क्या है कि एक DNA की डबल स्ट्रैंड जो है ये हेलिकल बना हुआ है, डबल स्ट्रैंड इसका जो स्ट्रक्चर है, ये फॉरन इसका जो प्रोमोटर एरिया है, जिसे हम कहते हैं कि वो एरिया जहाँ पे इनिशिएशन हो रही है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हुआ, उसने क्या किया, डीएनए को खोलना शुरू कर दिया, उसकी जिप को खोलना शुरू किया, उसके साथ एक ही जो उसका टेम्पलेट जो स्ट्रैंड है, उसके साथ एक टेम्पलेट स्ट्रैंड इसे हम कहते हैं, इसके साथ आके आरएनए जो है वो इसने बनाना शुरू किया इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ, और इसने आरएनए बना के बाहर भेजा, कहाँ पे, इंटू न्यूक्लियस में ही भेजा, उसके बाद वो बाहर की तरफ मूव करेगा, ठीक है।
और फाइनली कुछ बेस सीक्वेंस एक्ट करती हैं यहीं पर ही, इसी स्ट्रैंड के पास ही, और वो फाइनली कहती है कि ये टर्मिनेशन करे सिग्नल, इतनी प्रोटीन काफ़ी थी। हम इस डायग्राम में देख रहे हैं न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की पोर्स में से अब ये मैसेंजर आरएनए बन बन के बाहर निकल रहा है, ठीक है। मैसेंजर आरएनए के ट्रांसक्रिप्ट बाहर निकल, मैसेंजर आरएनए लीव द न्यूक्लियस थ्रू द इट्स पोर्स एंड गोज इनटू द राइबोसोम। अब ये बन बन के बाहर निकल रही है। कैसे बनी है? डीएनए के पास आके उसकी प्रोमोटर एरिया के पास आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हुआ। आरएनए पॉलीमरेज ने क्या किया कि उसके डीएनए के डबल हेलिकल को खोलना शुरू किया। वहां से उसने एक जो इसका स्ट्रैंड था उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड किया, और वहां से उसने मैसेंजर आरएनए बनाया। मैसेंजर आरएनए को बना के इसने न्यूक्लियस में भेजा। न्यूक्लियस की पोर्स में से ये मैसेंजर आरएनए बन के अब बाहर की तरफ आ गया है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन अकर्स व्हेन डीएनए एक्ट एज एन टेम्पलेट फॉर मैसेंजर आरएनए synthesis, and translation occur when the sequence of messenger RNA codon determines the sequence of amino acids in the proteins, ठीक है। अब ये डीएनए डबल हेलिक्स था जिसने ट्रांसक्रिप्शन की, मैसेंजर आरएनए बनाया। मैसेंजर आरएनए अब यहाँ से घूम फिर के वापस आ गया है कहाँ पे? वापस राइबोसोम्स के पास। ट्रांसफर आरएनए की बात करते हैं। ट्रांसफर आरएनए कैसा बना हुआ है? ये क्लोवर लीफ शेप का बना हुआ है, ठीक है। आगे इसकी आपको शेप भी दिखाते हैं। सिंगल स्ट्रैंड होता है, मॉलिक्यूल विद अटैचमेंट साइट एट वन एंड फॉर अमीनो एसिड, अपोजिट एंड हैज 3 न्यूक्लियोटाइड बेसेस, जिसे हम कहते हैं इसके पास एंटी कोडोन है। यहाँ पे इसकी डायग्राम देखें, ये क्लोवर लीफ शेप का है। इसकी एक साइड पे अटैचमेंट साइट है जहाँ पे अमीनो एसिड्स हैं, और दूसरी साइड पर जो है वो एंटी कोडोन इसके साथ बाइंड है, ठीक है। All transfer RNAs molecules have a same basic structures. So इसकी एक साइड पे हम देखेंगे अमीनो एसिड की अटैचमेंट साइट है, एक साइड पे यहाँ पर एंटीकोडोन है। ट्रांसफर आरएनए के मॉलिक्यूल रिजेंबल करता है क्लोवर लीफ की शेप के साथ, ठीक है। चलेंगे translation process of decoding the messenger RNA into a polypeptide chain, and ribosome read the messenger RNA 3 bases or 1 codon at a time and construct the protein, ठीक है। अब राइबोसोम्स की बात करते हैं, मेड अप ऑफ लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट्स। अब हम राइबोसोम के अपने स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। होता क्या है कि जो मैसेंजर आरएनए बन के आया वो आके पहुंच जाता है राइबोसोम के पास। राइबोसोम उसको रीड करता है और उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रोटीन्स बनाना शुरू करता है। लेकिन राइबोसोम का अपना स्ट्रक्चर कैसा है? उसके पास 2 तरह की छोटी छोटी सी, जैसे हम नहीं कहते पानी की गड़ियां होती हैं, छोटी छोटी सी पानी के गड्ढे होते हैं, सिमिलरली इसी तरह से राइबोसोम्स बने होते हैं। ये नीचे देखिए किसी साथ राइबोसोम अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। राइबोसोम के एक घड़े को देखेंगे, उसमें एक स्मॉलर सब यूनिट है, एक लार्जर सब यूनिट है, ठीक है। ये स्मॉल सब यूनिट नजर आ रहा है और नीचे वाला का जो घड़ा है वो लार्ज सब यूनिट है, ठीक है। सो ये कंपोज किस तरह से बना हुआ है? ये छोटे से जो घड़े हैं 60% आरआरएनए से बने हुए हैं और 40% कुछ और प्रोटीन्स ने बन के मिल के इस घड़े को बनाया हुआ है, ठीक है। इसकी 2 साइड्स है, इट हैव 2 साइड्स फॉर ट्रांसफर आरएनए। के पास 2 साइड्स हैं ट्रांसफर आरएनए के लिए। एक अटैचमेंट ए है और एक अटैचमेंट इसकी पी है, ठीक है। ये राइबोसोम स्मॉल और लार्ज सब यूनिट का बना हुआ है। ये किस तरह से बनता है? 60% आरआरएनए इसको बनाता है, 40% कुछ और मिलके प्रोटीन्स ये राइबोसोम के गड़े बनाते हैं। इसके पास 2 साइट्स हैं फॉर ट्रांसफर आरएनए, एक पी एंड दूसरा ए के साथ, ठीक है। प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स। राइबोसोमल आरएनए इज फॉर्म्ड इन न्यूक्लियोलस एंड फाइनली ये कहाँ पे आ जाता है? ये साइटोप्लाज्म में आ जाता है। अब ये इसके गड़े हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये ट्रांसफर आरएनए ये इसके साथ आके बाइंड हो जाता है। अब हम देखते हैं इनके गड़ों को। अब इन डायग्राम्स को आगे बड़े ध्यान से देखिएगा। जो नंबर 1 इनिशिएशन है कि इसने प्रोटीन बनानी है, ट्रांसक्रिप्ट करनी है। मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्ट करता है स्टार्ट कोडोन के साथ। एयूजी हमने डिस्कस किया था, स्टार्ट कोडोन होता है, बाकी सारे स्टॉप कोडोन है। ये अटैच करता है विद स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट के साथ। ये जो स्मॉल सब यूनिट है ना उसके साथ आके बाइंड हो जाता है, ठीक है। स्मॉल सब यूनिट जो वो खुद अटैच होता है लार्ज सब यूनिट के साथ, ऐसा ही है। तो क्या होता है? ये मैसेंजर आरएनए आके इसके साथ यहाँ पे बाइंड आ गया ट्रांसक्रिप्शन के लिए। अब इसकी जो राइबोसोम्स है उसके ऊपर एक पी साइट है, एक ए साइट है, ठीक है। और फिर हमने देखा कि स्मॉल सब यूनिट है और ये लार्ज सब यूनिट है।
अब फिर इसके लार्ज सब यूनिट के पास दो बाइंडिंग साइट्स हैं, ए साइट और इसकी पी साइट है। स्टेप 2 में क्या हो जाता है, ये जो राइबोसोम जो है वो मूव करता है इसके ऊपर ही, ये जो यहाँ पर जो हमें ये मैसेंजर आरएनए की स्ट्रैंड नजर आ रही है ना, जहाँ पे ये फाइनली बनाता हुआ जा रहा है, ये क्या करता है, ये मूव करता चला जाता है, इसको सीधा करना शुरू कर देता है, ये फिर रहा होता है उसके ऊपर जो मैसेंजर आरएनए। टू ट्रांसफर आरएनएस विद देयर अमीनो एसिड्स मूव इनटू साइट ए एंड साइट बी ऑफ द राइबोसोम, और पेप्टाइड बाउंड जो है वो ज्वाइन करता है अमीनो एसिड्स को। अब आगे वाले डायग्राम में देखिएगा, हमने बात की थी कि स्मॉलर सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट है, मैसेंजर आरएनए इसके साथ आके अटैच हो गया। अब अटैच होने के साथ साथ क्या करता है, ये मैसेंजर आरएनए जो ये पूरा खुद बना हुआ है ना, ये मूव करता है ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ता चला जाता है। तो होता क्या है, जैसे ही ट्रांसफर आरएनए आता है ना, तो वो ट्रांसफर आरएनए आके इस मैसेंजर आरएनए के साथ इसका जो साइट ए है साइट बी है उसके साथ आके इधर एंटी कोडोन अपना इस मैसेंजर आरएनए के साथ आके लगाएगा, और वो इसकी साइट ए के ऊपर यहाँ पे आके बाइंड हो गया, ये साइट अभी खाली है। दूसरा मैसेंजर ट्रांसफर आरएनए आएगा, वो उसकी दूसरी साइट पे लग जाएगा। आप डायग्राम्स को आगे देखते जाइएगा। दूसरा ट्रांसफर आरएनए आया, ये इसकी साइट पे लगकर चला गया। अब ये जो पहला लगा था ना, इसने कोडोन के साथ मिलके एंटी कोडोन के साथ ये इसके साथ मिला, और अब हम देखेंगे नेक्स्ट डायग्राम में इसने क्या बना दिया है, इसने एक प्रोटीन इसने एक यहाँ से प्रोटीन बना के इसको बाहर निकाल दिया, ये बाहर आ गया, फिर ये जगह खाली हो गई, ये दूसरा आया, इधर जमा हो जाएगा, तीसरा आएगा, फिर इसकी जगह पे जमा हो जाएगा। तो इसमें हो क्या रहा है कि जो राइबोसोम्स की जो लार्जर सब यूनिट है, जो स्मॉलर सब यूनिट के साथ आकर क्या अटैच हो गया था, मैसेंजर आरएनए के पास क्या थे, कोडोन्स थे। ट्रांसफर आरएनए हमारे पास मौजूद था, न्यूक्लियस में बना था, वो वापस आ गया था यहाँ पर, कहाँ पर इसमें न्यूक्लियस के जरिए आ गया था हमारे पास साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में ये आकर देखता है कि जो लार्जर सब यूनिट के पास दो बाइंडिंग साइट्स हैं ए एंड पी, आहिस्ता आहिस्ता करता हुआ ये ट्रांसफर आरएनए जो है ये अपनी जगहों पे अटैच होना शुरू हो जाएगा। एक अटैच होगा कोडोन एंटी कोडोन, ये अमीनो एसिड्स बनाएगा और इस जगह को छोड़ देंगे, आगे चले जाएंगे। दूसरा आएगा इसकी जगह ले लेगा, तीसरा इसकी जगह ले लेगा, ठीक है, ये हमने देखा यहाँ। फिर ये दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, फिर ये चौथा इसका वेट कर रहा है, अभी हम देख रहे हैं ये चौथा इसका वेट कर रहा है, ठीक है। फिर हमने देखा कि ये अपनी जगहें छोड़ते चले जा रहे हैं। अब फाइनली आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं कि ये 1 और ये 2 अमीनो एसिड ए अमीनो एसिड ये बना क्या रहा है, ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाता जा रहा है, ये प्रोटीन बना रहा है आगे, ठीक है। ये एक ट्रांसफर आरएनए ने जगह छोड़ दी, इसने बाउंड बना दिया, दूसरी ने जगह छोड़ दी, इसने बाउंड बना दी, ये तीसरी भी अब जगह छोड़ेगी, ये बाउंड बनाता चला जाएगा, ठीक है। ये देखा आपने, ये अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3, 4, और ये फिर अब 5वां इसका वेट कर रहा है, ठीक है। ये सीक्वेंस चलता जाएगा और ये 5 अमीनो एसिड्स की हम देखेंगे, ये बहुत सारी सीक्वेंस, इस हद तक सीक्वेंस बनी 1 2 3 4 5, और उसके बाद जनाब ये 99 एंड 200 तक बनी। उसके बाद जो है वो टर्मिनेशन कोडोन टर्मिनेशन कोडोन आ गया, और इसने कहा जी ये पूरी एक पहली पेप्टाइड जो है वो चेन बन चुकी है, प्रोटीन बन चुकी है, और यहाँ पे ये मैसेंजर आरएनए ने जो अपना स्ट्रैंड जो है वो खत्म कर दिया। फाइनली एक आ जाएगा टर्मिनेशन और स्टॉप कोडोन आ जाएगा। सबसे पहले कौन सा आता है, मैं ये डायग्राम दोबारा दिखाती हूँ आपको। हमने क्या कहा था कि राइबोसोम जो मौजूद है साइटोप्लाज्म के अंदर, उसके स्मॉलर सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट है। लार्जर सब यूनिट के पास बाइंडिंग साइट्स होती हैं ए और पी, और ये जो स्मॉलर सब यूनिट है उसके पास मैसेंजर आरएनए आके उसके साथ बाइंड हो जाता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि ट्रांसफर आरएनए जो है वो भी आके अमीनो एसिड वो आके एंटी कोडोन्स इसके साथ बाइंड होना शुरू हो जाता है। इस डायग्राम में भी देखेंगे ये जो मैसेंजर आरएनए के साथ यहाँ पर जो हम राइबोसोम देख रहे हैं, वो राइबोसोम यहाँ पे फिरता चला जाता है, ठीक है। जैसे ही ट्रांसफर आरएनए इन कोडोन के साथ अटैच होते चले जाएंगे, ये अपनी प्रोटीन के ऊपर ये येलो है ये इसके साथ बाइंड करते जाएंगे, ये ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड है, और ये दूसरे ट्रांसफर आरएनए यहाँ से गायब होते चले जाएंगे। डायग्राम्स में इसमें हमें बहुत अच्छा सा नजर आ रहा है, एक साइड पे एक अटैच हो गया ट्रांसफर आरएनए, दूसरा के दूसरी जगह पे अटैच हो गया कोडोन के साथ एंटी कोडोन, और उन्होंने फाइनली अमीनो एसिड की चेन बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पे देखिए दूसरा आके पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड स्टार्ट हो गया, दूसरा, फिर सिमिलरली सर तीसरा आगे बना, चौथा बना, फिर ये देखिए पॉलीपेप्टाइड की चेन बन रही है यहाँ पे, सही है, ठीक है। और फाइनली एक वक्त आता है कि यहाँ पे टर्मिनेशन कोडोन आ जाता है, और ये 200 अमीनो एसिड की एक चेन बन जाती है, जिसे हम कहते हैं ये प्रोटीन है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट क्या है हमारा, फाइनली इस सारी
उसमें कि हमें प्रोटीन मिल गई है, अमाइनो एसिड 1 2 3 4 5 और फाइनली ये बहुत सारी बीच में गुजरी और 200 अमाइनो एसिड की एक चेन बनी विच इज कॉल्ड एज प्रोटीन। द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है, अ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड बाउंडेड टुगेदर बाय अ पॉलीपेप्टाइड बाउंड, ठीक है। मैसेंजर आरएनए स्टार्ट कोडोन है इसके पास, ठीक है, और उसके बाद है स्टॉप कोडोन भी है। स्टार्ट कोडोन है AUG, स्टॉप कोडोन है UAA, ठीक है, और फाइनली इसने क्या बनाया, प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का बनाया। यहाँ तक किसी को बात ना समझ आई हो तो यू कैन फ्रीली आस्क एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ये बात इतनी समझ आ गई है? And operon is a functioning unit of DNA present on same chromosomal DNA strand, ठीक है। operon क्या है, एक फंक्शनिंग यूनिट है डीएनए का जो कि क्रोमोसोमल के डीएनए सेम स्ट्रैंड के ऊपर मौजूद होता है। इसके ऊपर क्लस्टर होता है जीन्स का अंडर द कंट्रोल ऑफ सिंगल प्रोमोटर, ठीक है। डीएनए के ऊपर एक फंक्शनिंग यूनिट होता है जिसे हम ओपिरॉन कहते हैं। ओपिरॉन का मतलब ये है कि डीएनए के उस क्रोमोसोमल स्ट्रैंड के ऊपर बहुत सारी जीन्स इकट्ठी होती हैं जो कि कंट्रोल करती हैं उस प्रोमोटर को, तो हम कहते हैं ये ओपिरॉन है, ठीक है। ओपिरॉन क्या है, इज अ क्लस्टर ऑफ कोऑर्डिनेटली रेगुलेटेड जीन। इसके अंदर स्ट्रक्चरल जीन्स भी हैं, रेगुलेटरी जीन्स भी हैं। जो स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं वो इनकोड करती हैं एंजाइम्स को, रेगुलेटरी जीन्स जो है वो इनकोड करती हैं, रिप्रेसर भी होती हैं, एक्टिवेटर और एक्सप्रेशन भी करती हैं, कि काफ़ी चीज़ों को रिप्रेस कर देती हैं और कुछ को एक्सप्रेस भी करती हैं। और रेगुलेटरी इसकी साइट कौन सी है जहाँ पे ओपिरॉन और बहुत सारा क्लस्टर ऑफ जीन्स होता है, वो प्रोमोटर और ऑपरेटर्स होते हैं। वहाँ पर उन एरियाज को हम और या उन साइट्स को हम प्रोमोटर भी कहते हैं, ऑपरेटर्स भी कहते हैं, जहाँ पे क्लस्टर ऑफ जीन्स होती हैं। वो क्लस्टर ऑफ जीन्स जो है या जो है वो कोई चीज़ इनिशिएट कर देती हैं और कुछ को जो है वो रिप्रेस भी कर देती है। अच्छा, ओपिरॉन जो है वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव कंट्रोल भी होता है। रिप्रेसर का मतलब है कि वो रिप्रेस कर देती है, रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंड अगर वहाँ पे करती है तो वो प्रिवेंट करती है कि आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पे आके अटैच ना हो, वो ब्लॉक कर देती है जीन ट्रांसक्रिप्शन को। और जो एक्टिवेटर ऑपरेटर्स होते हैं दैट लाइज अहेड ऑफ दिस प्रोमोटर अट्रैक्ट्स द आरएनए पॉलीमरेज, और वो कहती है जी ये एक्टिवेट हो जाए। दैट मीन्स कि जो ओपिरॉन है उसका नेगेटिव और पॉजिटिव कंट्रोल किस तरह से है, वो रिप्रेसर ऑपरेटर है तो उसका मतलब है कि वो क्या करेगी, जीन्स को बनना या आरएनए नहीं बनाएगी। अगर वो एक्टिवेटर ऑपरेटर के ऊपर है तो क्या करेगी, वो ओपिरॉन को एक्टिवेट कर देगी, आरएनए पॉलीमरेज को अट्रैक्ट करेगी और वो फौरन प्रोटीन बनाना शुरू कर देगी। देखिएगा यहाँ पर ये एक्टिवेटर ऑपरेटर है, यहाँ पर अगर आगे आरएनए पॉलीमरेज लगा तो उसने क्या करना है, उसने प्रोटीन बनानी है। अगर वो रिप्रेसर ऑपरेटर के ऊपर आकर लगा तो उसने क्या कर देना है, उसने आके जो है वो प्रोटीन को ब्लॉक कर देना है। ये भी यही चीज है। जीन एक्सप्रेशन, जेनेटिक रेगुलेशन क्या, व्हाट इज जीन एक्सप्रेशन, ये डेफिनेशन अक्सर आपसे पूछी जाती है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कैन अकर्स एट एनी पॉइंट इन द पाथवे ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए प्रोसेसिंग एंड ट्रांसलेशन, ठीक है। जीन एक्सप्रेशन है कि जीन एक्सप्रेशन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए प्रोसेस के किसी भी उसको जो है वो रेगुलेट करती है, जीन का फंक्शन, कंट्रोल ऑफ जीन फंक्शन। और प्रोमोटर जो वो कंट्रोल करता है जीन एक्सप्रेशन को बाय रेगुलेटरी एलिमेंट इट कंटेन्स, उसके अंदर जो रेगुलेटरी एलिमेंट्स हैं, एंड जीन की आइदर एक्टिवेटेड भी होती है जीन्स और इनहिबिट भी होती हैं। एक्टिवेटेड है तो उसने मैसेंजर आरएनए बनाना है, प्रोटीन्स बनाने हैं, एक्टिवेटेड है या इनहिबिटेड है तो उसने उस सबको डीएक्टिवेट कर देना है, ठीक है। ये एंजाइम रेगुलेशन, इनहिबिशन और एक्टिवेशन की बात कर रहा है। एपोप्टोसिस हम कहते हैं, 10 मिनट हाँ, तो मैम आपने मुझे फर्स्ट वीक का चेंज करवाया था ना, एपोप्टोसिस टॉपिक्स को कैंसर एंड सेल डिफरेंशिएशन, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। एपोप्टोसिस हम कहते हैं, एपोप्टोसिस एंड कैंसर एंड सेल डिफरेंशिएशन। अब सेल डिफरेंशिएशन में हम देखते हैं चेंजेस इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्स एज दे प्रोलिफरेट टू फॉर्म डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर्स इन द एम्ब्रियो, ठीक है।
अब सेल डिफरेंशिएशन क्या होती है कि जैसे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं सेल की कि वो प्रोलिफरेट करते हैं, फॉर्म अ डिफरेंट बॉडी, डिफरेंट ऑर्गन और डिफरेंट स्ट्रक्चर इन एन एम्ब्रियो। अगर इम्प्लांटेड इंटेस्टिनल म्यूकोजल सेल्स ऑफ अ फ्रॉग इनटू एन फ्रॉग ओवोम, तो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल ओवोम न्यूक्लियस जो वो रिमूव हो जाता है और फॉर्मेशन हो जाती है एक न्यू फ्रॉग की इसके अंदर। दिस इज कॉल्ड जो है सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है। एपोप्टोसिस हम कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ को, व्हेन द सेल्स आर नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर, जो पुराने हो जाते हैं, जिनकी जरूरत नहीं होती, दे कम थ्रेट टू बी ऑर्गेनिज्म, दे अंडरगो प्रोग्राम सेल डेथ। तो ये एक बॉडी का नेचुरल प्रोसेस हो जाता है, जिन सेल्स की जरूरत नहीं होती वो खुद ही जो है वो एक प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस में चले जाते हैं। कुछ ऑर्गेनेलीज, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है वो सारे प्रोग्राम्स खत्म हो चुके होते हैं, वो दे आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग देयर फंक्शंस प्रॉपरली, सो वो एक प्रोसेस में चले जाते हैं। इनिशिएटिव उसमें कुछ प्रोटीएसेस, कुछ कैस्पेसिस, एंजाइम्स इनिशिएट हो जाते हैं और उस सेल को खत्म कर देते हैं। नॉर्मली बैलेंस बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल इन द ह्यूमन बॉडी। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि ये अपनी जो है वो न्यू बॉडी के अंदर जो न्यू सेल्स जनरेट हो ही रहे हैं, तो वो पुराने सेल्स जो है वो कैस्पेसिस उसके जरिए जो है वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। इट्स एबनॉर्मेलिटीज, अल्जाइमर्स डिजीज, कैंसर्स एंड ऑटोइम्यून डिजीज। अगर इनके इस प्रोसेस के अंदर, अगर प्रोसेस के अंदर अगर प्रॉब्लम आ जाए, किसी का अगर ये नॉर्मली काम नहीं कर रहा किसी सब्जेक्ट में, इट कैन लीड टू अल्जाइमर्स, कैंसर्स, ऑटोइम्यून डिजीजेस। बॉडी के सेल्स अपने ही खिलाफ होना शुरू हो जाते हैं। एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में बड़ा डिफरेंस है। एपोप्टोसिस में अफेक्ट द सिंगल सेल, जबकि नेक्रोसिस ग्रुप ऑफ नेबरिंग सेल्स को भी खराब करता है। ठीक है। इसमें सेल श्रिंकेज हो जाता है, इसमें सेल स्वेलिंग हो जाती है, इसमें इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस नहीं होता, इसमें बहुत सारा इन्फ्लेमेशन हो जाती है नेक्रोसिस में। इसमें मेम्ब्रेन ब्लैबिंग बट इंटीग्रिटी मेंटेन होती है, जब लॉस ऑफ मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी हो जाती है। ठीक है। एंड सिमिलरली एंड सो ऑन डिफरेंट फंक्शंस ओवर हियर, इंक्रीज माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी एंड ऑर्गेनेली स्वेलिंग हो जाते हैं, क्योंकि ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है नेक्रोसिस की। ठीक है। और एपोप्टोसिस जो ये प्रोग्राम सेल डेथ है, जब भी सेल पुराने हो जाते हैं, नए बन रहे हैं, वो इनको खत्म कर देते हैं। ठीक है। ये नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर कॉजेस स्वेलिंग, सेल लाइसिस, ये नेक्रोसिस की तरफ गया। ठीक है। एक नॉर्मल सेल जो है वो इन चेंजेस में गया टुवर्ड्स नेक्रोसिस। ये नॉर्मल सेल यहाँ पे मेम्ब्रेन ब्लैबिंग हुई इसकी इस तरह से, उसके बाद ये सेल कंटेनर रीपैकेज, ये एपोप्टोसिस में चला गया। ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज नॉर्मल एपोप्टोसिस एंड दिस इज एन एबनॉर्मल प्रोसेस, एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम एंड द सेल्स इज गोइंग इनटू नेक्रोसिस, इट मे लीड टू डिफरेंट डिजीजेस इन द बॉडी. Cancers is caused by the mutation or by some other abnormal activation of genes. Oncogenes abnormal genes होती हैं 100 के करीब, एंटी ऑन्कोजीन सप्रेसर एक्टिवेटर, और ऑन्कोजीन्स होती है लॉस ऑफ इनएक्टिवेशन ऑफ एंटी ऑन्कोजीन्स और एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजीन्स लीड्स टू कैंसर. अगर ऑन्कोजीन्स जो होती हैं वो एबनॉर्मल जीन्स होती हैं, एंटी ऑन्कोजीन्स जो होती हैं वो होती हैं सप्रेसर एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजीन्स. ये खतरनाक है ऑन्कोजीन्स. एंटी ऑन्कोजीन्स क्या करती है, वो इसको सप्रेस करके रखती है. ठीक है. अगर किसी सब्जेक्ट में एंटी ऑन्कोजीन्स की खराबी हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये एक्टिवेट हो जाएंगी ऑन्कोजीन्स और मरीज में क्या आ जाएगा, कैंसर. सो बॉडी के अंदर एंटी ऑन्कोजीन्स का होना जरूरी है. अगर ये सप्रेस हो गई तो ये एक्टिवेट हो जाएंगी ऑन्कोजीन्स और कैंसर कॉज करेंगी. ठीक है. जरूरी नहीं है कि बॉडी में सारे सेल्स म्यूटेट कर जाएं, कैंसर में कन्वर्ट हो जाएं. म्यूटेटेड सेल का जो सर्वाइवल होता है ना, लेस देन नॉर्मल सेल, देयरफॉर दे डाई. ठीक है. म्यूटेटेड सेल हैव नॉर्मल फीडबैक कंट्रोल दैट प्रिवेंट एक्सेसिव ग्रोथ. Potentially cancerous cells are destroyed by body's immune system. ठीक है. And usually several different oncogenes are required simultaneously to cause the cancers. तो क्या कहता है ये कि कैंसरस सेल्स जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाती है बॉडी के में अपने इम्यून सिस्टम के साथ ही. इसीलिए बहुत ज़्यादा ऑन्कोजीन्स की ज़रूरत होती है साइमल्टेनियसली दैट कॉज कैंसर. ठीक है. इसीलिए जो हम बात कर रहे हैं कि जी एंटी ऑन्कोजीन्स का होना बहुत ज़रूरी है, तो अगर एंटी ऑन्कोजीन सप्रेसर की सप्रेशन हो जाएगी तो ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट हो जाएंगी. So usually for having a cancer in some subject, there is several different oncogenes must be required simultaneously at the same time that can cause cancers. Probability कितनी है, कितने chances है mutation can be increased if a person is exposed to
अगर कोई सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा एक्सरेज की तरफ एक्सपोज है, यूवी की तरफ है, केमिकल सब्सटेंसेस लाइक एलिनिन डाइज हैं, सिगरेट स्मोक है, 1/4 ऑफ ऑल कैंसर डेथ्स कार्सिनोजन कॉज करता है सिगरेट स्मोकिंग भी। फिजिकल इरिटेंट है, कंटिन्यू एब्रेजन्स ऑफ जीआईटी, मतलब रैपिड माइटोसिस, अगर जीआईटी में बार बार जो है वो एब्रेजन्स आ रही हैं। और हेरिडिटी टेंडेंसी भी होती है कैंसर की फॉर सर्टेन फैमिलीज। लेबोरेटरी एनिमल्स, लैब एनिमल्स में आरएनए एंड डीएनए वायरसेस कैन कॉज कैंसर, ल्यूकीमिया कॉज करते हैं। इन्वेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कैंसर सेल्स के? डू नॉट फॉलो द ग्रोथ लिमिट्स। अगर किसी सब्जेक्ट को कैंसर हो जाता है तो कैंसर का जो उसके कैरेक्टर से जो उसकी क्वालिटी है, तो वो क्या करते हैं, ग्रोथ लिमिट को फॉलो नहीं करते, वो कहीं भी ग्रो करना शुरू करते हैं। लेस एडहेसिव होते हैं एज कम्पेयर टू द नॉर्मल सेल, ये आपस में इतने जुड़े नहीं होते, ये स्प्रेड करते हैं टू द टिश्यूज डिफरेंट वे। सब प्रोड्यूस एंजियोजेनिक फैक्टर्स, इसका मतलब है उनके अंदर जो है न्यू ब्लड वेसल्स जनरेट होती हैं, इनकी न्यूट्रिशन इंक्रीज हो जाती है वहाँ पे उन ब्लड वेसल्स की वजह से, ताकि कैंसर ग्रो कर सके। ठीक है, सो ये इनकी क्वालिटी, अगर कहीं पे कैंसर ग्रो करता है, एक को बढ़ता चला जाता है, फैल जाता है, अपनी ब्लड वेसल्स बना लेता है, अपनी न्यूट्रिशन खुद ही पैदा कर लेता है और वो खुद बढ़ता रहता है। ठीक है, ये नॉर्मल सेल्स है, एक नॉर्मल सेल है जो डिवाइड हुआ और इस तरह से ये डिवाइड हुआ, नॉर्मल सेल डिवीजन। लेकिन इफ दिस सेल्स गोज इनटू एन कैंसरस सेल्स विद डैमेज डीएनए, वो इस तरह से ग्रो करेगा। ठीक है, एपोप्टोसिस का हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रोग्राम सेल डेथ होती है। यहाँ तक अगर किसी को, कोई बच्चे को बात समझ ना आई हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। जी, आप बच्चों में अभी भी किसी को कोई बात ना समझ आई हो, ऑल ऑफ यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको कोडोन का पता हो। ठीक है, ओके, स्लाइड 70 एंड 75। अच्छा जी, ये कहता है म्यूटेटेड सेल का जो सर्वाइवल होता है ना, जो जिस सेल में म्यूटेशन आ जाती है उसका सर्वाइवल कम होता है नॉर्मल सेल के मुकाबले में। नॉर्मल सेल के पास तो सारा कुछ होता है, वो जिंदा रहता है। होता क्या है कि अगर किसी सेल में थोड़ी सी म्यूटेशन आती है तो फौरी तौर पे हमारा जो नॉर्मल बॉडी का मैकेनिज्म है ना, उसको खा पी के सीधा कर देता है। हमारे पास जो सिस्टम है जनाब फैगोसाइटोसिस का, जो कल हम डिस्कस कर चुके थे। लेकिन होता क्या है कि अगर बॉडी के अंदर कैंसरस पोटेंशियल हो, ठीक है, पोटेंशियली कैंसरस सेल्स आर डिस्ट्रॉइंग, जिनके अंदर होता है ना कि ये सेल कैंसर में जाएगा, तो नॉर्मली बॉडी क्या करती है, उन सेल्स को इम्यून सिस्टम उसको खत्म कर देता है, जैसे फैगोसाइटोसिस के जरिए। लेकिन बहुत सारी कैंसर होने के लिए जरूरी होता है कि बहुत सारी ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट हो जाए बॉडी के अंदर। वो कब एक्टिवेट होगी? जब एंटी ऑन्कोजीन सप्रेस हो जाएगी बॉडी में ड्यू टू सम रीजन। कौन सी रीजन हो सकती है? यूवी लाइट हो सकती है, एक्सरेज, केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट बहुत ज्यादा जो है वो सिगरेटें पीता है उसकी वजह से हो सकता है, या जीआईटी को बहुत सारी अंदर से जख्म आ रहे हैं तो उस वजह से वहाँ पे बार बार रैपिड माइटोसिस हो के, या किसी की सब्जेक्ट की फैमिली में जीन्स हो कैंसर्स की, अगर ये चीजें मुसलसल रही और तो बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, ऑन्कोजीन्स उसके ऊपर हावी हो जाती हैं और सब्जेक्ट के अंदर जो है वो कैंसर शुरू हो जाती है। ठीक है, अब कौन कौन सी चांसेस किस किस चीज़ों से हैं? ज़्यादा एक्सरेज, यूवी लाइट, एलनिन डाई, सिगरेट स्मोकिंग, फिजिकल कंटिन्यू एब्रेशन ऑफ जीआईटी, हेरिडिटी टेंडेंसी, ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो ये कैंसर की तरफ सब्जेक्ट को ले जाती है। समझ आ रही है? सो लैब एनिमल्स में आरएनए एंड डीएनए वायरसेस भी हैं जो कॉज करती हैं कैंसर। लेबोरेटरी एनिमल्स में एक्सपेरिमेंट किए गए लाइक ल्यूकीमिया, जो ब्लड कैंसर को ल्यूकीमिया कहा जाता है। और अगर कहीं पे कैंसर हो जाए तो उसकी क्वालिटी होती है कि वो कभी ग्रोथ लिमिट को नहीं देखती, लाइक हियर इन दिस डायग्राम। ठीक है, और उसके बाद वो लेस एडहेसिव होती है, आपस में इतने इनके सेल ज़्यादा यूनाइट नहीं होते। उसके अलावा ये क्या करती है, दूसरे टिश्यूज़ में फैल जाती है। दूसरा ये क्या काम करती है, अपनी नई ब्लड वेसल्स को जनरेट करती है, नई ब्लड वेसल्स के ज़रिए इसकी न्यूट्रिशन इंक्रीज हो जाती है, कैंसर ग्रो करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये चीज़ है सारी। समझ आ गई है सबको? I hope you all can understand. Allah Hafiz.